मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता हूँ और उनके साथ करता हूँ बात घंटों फ़ोन पर। पिताजी के साथ उनके दोस्त आते हैं, कई बार दफ्तर से, गली मोहल्ले के यार दोस्त। कॉलेज के दिनों के दोस्त भी अक्सर आते रहे हैं घर। उन सब से मिलते हुए मैं अक्सर माँ की सहेलियों के बारे में सोचता हूँ। कहाँ होंगी वे सहेलियाँ जिनके संग माँ जाती होगी स्कूल, खेला होगा खो खो और स्टापू, किसी फिल्म में हीरो के सपने जिनके संग देखे होंगे। गली मोहल्ले के ज़्यादातर औरतें माँ को दीदी बोलती है, क्योंकि माँ उन सबसे बड़ी है उम्र में। तब मैं सोचता हूँ, जब माँ की सहेलियाँ बुलाती होंगी माँ को नाम से, तब कैसे दौड़ पड़ती होंगी वो। लेकिन न जाने कब से वो तरस गई है किसी पुराने पर्ची से अपना नाम सुनने को। मैं ये सब सोचता हूँ हर बार माँ के लिए, और उदास हो जाता हूँ। माँ हालांकि उस उदासी से उबर गई है जब वो 19 बरस की आयु में अपनी सहेलियों से दूर हो गई थी। राखी पर मामा के घर जाते समय माँ हर बार लौट आती है अगले ही दिन, और तब मुझे बस यही लगता है कि हर बार माओ को ही क्यों लौटना पड़ता है, इस मर्यादा के साथ कि जाओ अब वही है तुम्हारा घर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम बिंदांजू। हमारे बात किताबों की कार्यक्रम में आज के अतिथि अंकुश कुमार हैं। आपने जो अभी कविता सुनी, इन्हीं के किताब आदमी बनने के क्रम में से है। नमस्कार अंकुश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव परतापुर से ताल्लुक़ रखने वाले अंकुश कुमार हिंदी के प्रचार प्रसार में इंटरनेट पर बेहद सक्रिय और लोकप्रिय संस्था हिंदी नामा के संस्थापक और संपादक हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। आप हमारे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, यह हिंद युग्म से प्रकाशित किया गया है। इसका मूल्य 199 रुपये है। अब हम लोग इस किताब पे जो सवाल बन पाएगा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकता है, कैसे खरीद सकता है? ये किताब हिंदी में प्रकाशन ने प्रकाशित की है, तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या जितने भी इसके अलावा दिनकर पुस्तकालय है, मतलब पुस्तकालय क्या वो बेचते हैं किताबें, तो वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। जहाँ मतलब सभी सोशल जो साइट्स हैं जिनके ऊपर किताबें बेची जाती हैं, वहाँ पे सब जगह उपलब्ध है जी। अब हम लोग कविताओं पे आते हैं जो आपने इस किताब में संग्रहित किया है। सबसे पहले ये बताइए, जो हमने शुरू में जो कविताएं पढ़ा, उसका क्या मतलब है, वो क्या है, माँ का क्या संदेश है, वो आप अपने भाषा में बताइए। जी। तो माओ पर जब भी मैंने लिखा हुआ देखा आज तक, उसमें मैंने हमेशा ये देखा कि माओ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब गौरवपूर्ण तरीके से उनको दिखाया जाता है। और गौरवपूर्ण दिखाने के बाद साथ साथ इस एक चीज़ और की जाती है उनके साथ कि उनको मतलब देवी के रूप में बिल्कुल स्थापित कर दिया जाता है। और जब इस तरह से देखता हूँ तो उसमें उनका दर्द कहीं नहीं लिखा होता जी। सिर्फ हम अपने से रिलेट करके कि हमको माँ कैसी लगती है, हम अपना नज़रिया उनके ऊपर थोप देते हैं उस कविता में, एक देवी बनाने के। बिल्कुल। मतलब हम अपने नज़रिए से माँ को देखते हैं, लेकिन माँ का क्या नज़रिया है, माँ जो है वो उसकी भी अपनी परेशानियाँ हैं, उसके भी अपने जीवन में दोस्त यार रहे होंगे, हम लोग के तो मिलते रहते हैं सब लोग, है ना। लेकिन माँ की जो सहेलियाँ हैं वो कहाँ रह गई, कहाँ उनसे छूट गई, क्योंकि शादी के बाद नहीं मिलना हो पाता है ज़्यादातर। जी। तो ये सोचते हुए मैंने इस तरीके से कविता लिखने की कोशिश की, तो फिर ये कविता लिख दी गई। बिल्कुल। और अब हम चाहेंगे कि आप इस किताब से कुछ कविताएं पढ़ें और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें कोई ऐसी ये कविताएं नहीं छोड़ी जा सकती, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन समय का अभाव देखते हुए हम लोग कुछ कविता पे चर्चा करेंगे। तो जो आपको पसंद है वो पढ़िए आप। मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने कुछ निशान लगाए हुए हैं, वही कविता पढ़ी है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। तो उसकी पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है औपचारिकताएं। जी। एक दिन गले मिलने वाले हाथ मिलाते हैं, और एक दिन सिर्फ मुस्कुराते हैं दूर से देखकर। एक दिन ऐसा भी होता है कि वे एक दूसरे को देखकर सकपका जाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आता है जब एक दूसरे को देखकर भाग जाना चाहते हैं। औपचारिकताएं ऐसे ही आती हैं जीवन में, अनौपचारिक लोगों को दूर करती हुई। तो एक कविता यह है, इसके अलावा कुछ और कविताएं जो मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल। एक है पहला खत। जी। मेरे आने से पहले कितने अनछुए खत इंतज़ार करते रह गए एक छुअन का, जिन्हें कभी पढ़ा नहीं गया। ख़तों का ढेर लग चुका है अब, मैं उस पहले खत की राह देख रहा हूँ जो सबसे पहले भेजा गया होगा, जो नहीं पहुँचा है अब तक। इसके अलावा जो शीर्षक कविता है वो मैं पढ़ देता हूँ, आदमी बनने के क्रम में। जी।
एक आदमी के बनने में जो समय लगता है वह एक प्रगतिशील प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जो नहीं बिठा सके सामंजस्य समय के साथ वे पिछड़ गए, और जो रहे हैं संघर्षरत हमेशा उनको समय ने भी समय दिया है। एक कविता और है, भूलें। जी। भूलें। मेरे जीवन के किसी भी हिस्से में जिनकी सबसे अहम भूमिका रही वे भूलें थीं। मैंने जितनी भूलें की हमेशा उनसे एक कम ही रहा अनुभव। वे भूलें जिनको याद करता हूँ तो आती है हंसी अपनी मूर्खता पर, और कई बार तो हंसते हंसते दुखने लगता है पेट। मुझे नहीं पता वे कितनी महत्वपूर्ण या प्रासंगिक बनी रहेंगी जीवन में, लेकिन उनके होने से बनी रहेगी इच्छा शक्ति सीखने की, और बनी रहेगी आलोचना जीवन में। वे न भी रहें तब भी बनी रहेंगी अपने होने की संभावनाओं में किसी आगामी गलती को ठीक करती हुई। कुछ और अधिकारपूर्वक देखने पर होगा मालूम कि जीवन ढेर सारी भूलों का समग्र इतिहास है। बहुत सुंदर। एक कविता है इसमें, हम बहुत आम जगहों से आए थे, बहुत आम जगहों पर रहे, बहुत आम जगहों पर पढ़े और बेहद आम जगहों पर खाया। जब अमीर लोग बड़े नोट निकाला करते थे हमारी जेब में कुछ सिक्के खनकते थे। हम सब एक जैसे नहीं थे, फिर भी हम शामिल थे रेस में, एक ऐसे घोड़े की तरह जिसकी टांगों पर पूरे ख़ानदान की उम्मीदों का बोझ टिका था। और वे बोझ इतना था कि थोड़ा और बढ़ते ही हम चटक सकते थे, टूट सकते थे, बिखर सकते थे। हमारे पास खोने को नींदें थीं और बेचने को सपने, इसके अलावा कुछ और नहीं जिसे दांव पर लगा सकते। हमने रात भर पढ़ी किताबें और लड़े सपनों के लिए। कितना कुछ और था जो हम कर सकते थे, पर मारे गए दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए। तो ये कुछ कविताएं हैं जो। काफ़ी सुंदर, धन्यवाद। तो जब सबसे पहले आपने पढ़ी कविता औपचारिकताएं, आप किस प्रकार की औपचारिकताएं की बात करते हैं? हालांकि आपने लिखा है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं क्या है औपचारिकताएं। ये जो औपचारिकताएं कविता है इसमें मैंने दरअसल उन लोगों के बारे में जिक्र किया जो हमारे जीवन में आते हैं और धीरे धीरे मतलब एक समय पे ऐसा लगता है कि हमारा उनके बिना शायद काम भी ना चलेगा बीच, मतलब जीवन भर वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा होते हुए मैंने देखा है, अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं जैसे हमारे स्कूल के दोस्त हुआ करते थे, बहुत मतलब उनको लगता था कि हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अभी कोई स्कूल का दोस्त मतलब मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे ही कॉलेज के साथ भी हुआ, कॉलेज में कुछ लोगों के बिना लगता था कि नहीं रहेंगे तो वो तो फिर हम शायद हमारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन आज वो भी नहीं है, उसमें से कुछ इक्का लोग बचे हैं। जो अभी है वो हो सकता है आगे ना हो। बिल्कुल हो सकता है। तो वही है कि हमारे जीवन में जो दोस्त यार या जो भी लोग आते हैं वो मतलब एक निश्चित समय के लिए आते हैं, और उनके साथ भी जो लोग आते हैं वो भी निश्चित समय के लिए आते हैं। तो वही है कि एक समय पे औपचारिकता बचती है बस, और फिर हम शायद उनको देखना ही पसंद नहीं करते एक समय के बाद। आपका जो किताब का शीर्षक है आदमी बनने के क्रम में, इस पे एक कविता भी है जो आपने अभी पढ़ा जी। तो इस कविता में हमें, जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ तो इसके अंदर मुझे अंकुश कुमार की जीवन यात्रा जो भी है हमें दिखती है कि जो आपके साथ हुआ है अभी तक, जो आपने देखा है। हालांकि कुछ दिन पहले एक लेखक से बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि आप लिखते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैं अनुभव करता हूँ, कोई लेखक तभी लिख सकता है जो आसपास देख रहा है, खुद अनुभव करता है तभी लिख सकता है जी। तो इस किताब में एक तरह से आदमी बनने के क्रम में अगर इसका दूसरा नाम दिया जाए तो अंकुश कुमार की जीवनी या जो भी उन्होंने देखा वो हो सकता है मेरे अनुसार जी। तो ये आदमी बनने के क्रम में जो एक लंबा प्रोसेस है ये क्या है, जरा इसे बताइए। देखिए ये जो है मतलब जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं हमारी एक लंबी बहुत जीवन यात्रा होती है। बिल्कुल। और मैंने जैसे कि इसमें लिखा भी है कि जो रहे हैं संघर्षरत हमेशा उनको समय ने भी समय दिया है। बिल्कुल। तो मेरे ना कुछ मतलब आइडल्स हैं कि जिनके जैसा बनना है या फिर फॉलो करता हूँ, जिनको मैं बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं और जो ख़ास तौर से ग्रामीण परिवेश से उठ के आते हैं, मतलब मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो उसमें से उसमें क्रिकेटर्स भी हैं दरअसल। अच्छा। MS धोनी को मैं बहुत मतलब मुझे बहुत प्रिय हैं वो। तो उनकी तरह मतलब जैसे वो शांत रहते हैं या फिर कुछ, मैंने उनको हमेशा कूल देखा एकदम, हर एक उसमें कूल रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे लोगों से सीखी जा सकती हैं। बिल्कुल। और वो लोग भी बहुत छोटे छोटे जगहों से उठ के आए हैं। तो वही है कि जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर जी, तो वही है कि जो रहे हैं संघर्षरत हमेशा काम में लगे अपने, बिल्कुल उनको समय ने भी समय दिया है। मतलब कि उनको समय ने भी एक दिन ऐसा अपना समय दे दिया कि ठीक है अब तुम्हारा समय आ गया है। तो वही है ये जी। ये आदमी बनने के क्रम में जो इस किताब का नाम है ये कहाँ से आया आखिर, कैसे ये इसका
हुआ नाम का चुनाव? तो ये बात मैं पहली बार कहीं पे बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कहीं बताई नहीं है, मतलब कुछ जी। दोस्तों को बताया। मेरे एक फेसबुक मित्र हैं मिथिलेश कुमार राय, अच्छा जी। और मिथिलेश कुमार राय कवि हैं, जी। और बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। और 2018 में उनकी एक किताब आने वाली थी जिसका नाम था आदमी बनने के क्रम में, अच्छा। लेकिन उन्होंने वो नाम रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या था कि उन्होंने शायद कुछ और नाम सुन लिया होगा। फिर 2021 या 21 की बात है शायद, तो उनकी फिर से एक किताब आने वाली थी जी। जिसमें उन्होंने फेसबुक पर लोगों से राय मांगी कि मैं अपनी किताब का क्या नाम रखूं। तो उन्होंने 3 टॉपिक दिए, मतलब 3 नाम दिए हुए थे। उसमें से एक आदमी बनने के क्रम में था, एक था गाँव को जाने वाली बस या ऐसे कुछ था, जी। और एक और था। 3 नाम थे। तो लोगों ने जो भी उनको सजेस्ट किया उन्होंने कुछ दूसरा नाम ही रख लिया। तो मेरे हिस्से में ये नाम वहाँ से आया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये नाम रख सकता हूँ अपनी किताब के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेशक रख सकते हैं। तो ये नाम मिथिलेश कुमार राय का दिया गया है मुझे, और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये नाम चुनने की मुझे इजाज़त। काफ़ी सुंदर और अच्छा नाम है ये। जी। और अगली कविताएं जो आपने पढ़ी है उसमें एक भूले भूले करके कविताएं हैं, जी। ये क्या है? किस प्रकार की भूल या भूले की बात हो रही है यहाँ? दरअसल हम जब भी कुछ करते हैं अपने जीवन में तो हमसे बहुत सारी छोटी छोटी भूल होती हैं, और इतनी जी। सारी भूलें होती हैं कि हम हर काम को करते हुए कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, या फिर क्योंकि हमको सारी चीज़ें नहीं आती हैं करनी। जी। तो जब आपको नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं भूलें, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं कामों के जी। अंदर, और वो हमेशा जो भूलें होती हैं वो हमें एक नया अनुभव देकर जाती हैं। और जब नया अनुभव देकर जाती हैं तो जैसे मैंने उसमें लास्ट में लिखा भी है कि जो जीवन है वो भूलों का समग्र इतिहास है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि जब आप भूलों से, एक भूल से कुछ सीखे हुए दूसरी भूल से कुछ और सीखे, तो वो जो आपकी लगातार भूलें आप करते आ रहे हैं सब एक उसमें हर एक जीवन के क्षेत्र में, तो वही है कि आपका जो जीवन है वो उन छोटी छोटी भूलों का एक जमावड़ा है, एक पुलिंदा है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वो एक समग्र इतिहास है भूलें। लगभग आपने वो हर एक पहलू को छुआ है जो हमारे आसपास हो रहे हैं या हम देखते हैं। जी। जैसे रिक्शा वाला हुआ, पिता हुआ, प्रेमी, डरना, मजदूर, क्रांति, हर वो एक चीज़ दिख रहा है जो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किताब है क्या आखिर, तो आप क्या मतलब कैसे बताएंगे इसको? ये जो किताब है, दरअसल इसका नाम भी, क्योंकि मैं जब नाम चुनने के उसमें आ रहा था, पहले मैं इसका नाम कुछ और रखने वाला था। इसमें कविता है गलत पते की चिट्ठियाँ। जी हाँ। तो गलत पते की चिट्ठियाँ जो है, जब मैं अपना नाम रख चुका था, पब्लिशर को भेज चुका था अपने, जी। तो मैंने गलत पते की चिट्ठियाँ लिख कर ही भेजा था। अच्छा। लेकिन जस्ट किताब छपने जाने से पहले मैंने एक दिन किसी का पोस्ट देखा और उसमें एक नाम था गलत पते की चिट्ठियाँ, अच्छा। और वो योगिता यादव की किताब है। तो वो मैंने देखा तो मेरा थोड़ा सा लगा कि ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो फिर मैंने उनको शीर्षक बदलने के लिए बोला। जी। तो ये जो किताब का जो शीर्षक कविता है वो मैंने तभी लिखकर उनको दी थी। अच्छा। और मुझे लगता था कि क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर इसमें कविताएं हैं, तो कुछ ऐसी कोई कविता, क्योंकि मैंने लिखी हुई थी हल्का सा उसमें चेंज किया था मैंने कविता में, जी। पहले से लिख रखी थी, लेकिन उसका कोई मेरे पास कोई शीर्षक नहीं था। तो मैंने उसी कविता को का जो मिथिलेश जी से मैंने शीर्षक लिया, फिर जी। जब बात हुई थी तो शीर्षक मैंने उनसे लिया, और कविता जो पहले से लिखी हुई थी उसकी थोड़ी सी काट छाँट करके मैंने इस संग्रह को नाम दे दिया। क्योंकि इसमें जो आदमी बनने के क्रम में कविता संग्रह, जैसे कि आपने पढ़ी भी है तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने हर एक जी। पहलू को छुआ है, जीवन के जुड़े हुए हर एक पहलू को, और खासतौर से मध्यम वर्गीय व्यक्ति के हाँ, लिए बहुत, उसमें वो दिखता है। हाँ, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को, लोगों को, उनको बहुत छुएगी ये कविता संग्रह। तो मैंने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसका कैसा जीवन रहता है, इसलिए इस कविता संग्रह का नाम ये दिया है। पोस्ट का चुनाव कैसे हुआ है? इसका चयन, इससे पहले जब कवर बनने गए थे तो मैंने मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे। तो उन आइडियाज़ के को लेकर जब मेरी बात हुई थी, एक कतर में एक व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था, और मैं पहले चाहता था कि सिर्फ एक व्यक्ति दिखे और वो कहीं जा रहा है इस पे चलता हुआ, मतलब दूर की तरफ निकल रहा है। तो वो एक ऐसा उनके पास एक स्केच था। जी। तो पहले मैं वो रखना चाहता था, लेकिन वहाँ से फिर बात नहीं बनी। फिर जो हिंदी कुंभ प्रकाशन की ज़्यादातर किताबों के लिए कवर बनाते हैं विजेंद्र जी, जी। तो उन्होंने इस कवर को डिज़ाइन किया, और ये पहली बार में हम लोगों को पसंद आ गया। बस यहाँ पे जैसे कि इसमें आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं कैमरा पे, जी। ये जो आप ऊपर पत्तियाँ देख रहे हैं नीचे भी थी, वो मैंने हटवा दी थी फिर। अच्छा, नीचे की ये तरफ, वाली? हाँ, ये पत्तियाँ नीचे की तरफ भी थी कहीं पे, जी। तो मैंने हटवा दी थी, और बस ये फिर फाइनल हो गया। मैं काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ये देखने पे पोस्टर। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी फिर मैं पढ़ने लगा, चंपक में लगातार खरीदने लगा था। मतलब चंपक में हर महीने जो भी आती थी चंपक खरीदता था,
और उसके बाद धीरे धीरे जब कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाने से पहले मैंने 1-2 कहानियाँ लिखी थी चंपक के लिए। अच्छा। हालांकि वो कभी आई नहीं उसमें, या फिर पहुँची भी कि नहीं पहुँची मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी ऑफिस नहीं गया था, उनके ऐसे डाक से भेज दी थी। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम कॉलेज में चले गए तो मैं कविताएं लिखने लगा। कविताएं लिखने से मेरी शुरुआत हुई, और जब कविताएं लिखने लगा तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आसपास कि बहुत सारे लोग हैं जो फेमस होते हैं, मतलब कुछ भी सुना रहे हैं, और कुछ मतलब स्टैंड अप कर रहे हैं, या फिर कोई जैसे बीबी की वाइंस कुछ करते थे पहले, वो वाइंस बना रहे हैं। जी। तो सबसे पहले जब जियो का इंटरनेट आया तो हम लोग देखते थे, क्योंकि नेट अनलिमिटेड हो गया था, तो हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, देखने को बहुत कंटेंट आ रहा है। अच्छा। तो हम लोग चाहते थे कि उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे मेरे भी कुछ दोस्त हैं, जिसमें से कि एक गौरव त्रिपाठी है, उनकी कविता बहुत उस समय वायरल हुई थी। गालिब हैं हवालात में प्रेमचंद के साथ में, ऐसे उनकी एक कविता है। तो गालिब हवालात में एक कविता है, तो वो सब हमारे लिए बड़े स्टार हुआ करते थे उस समय। अच्छा। तो मैं उनको देखता था कि ये सब लोग कविताएं कर रहे हैं और बड़े पॉपुलर हुए हैं, फेमस चेहरे हुए हैं। तो फिर हमने कविताओं का एक पेज बनाने का सोचा कि हम कविताओं का पेज बनाएंगे। कब सोचा आपने ये? 2016 में। अच्छा। 2016 में जब मैं फाइनल ईयर में आ चुका था, तो 2016 में सोचा कि कविताओं का एक पेज बनाएंगे। और मेरे साथ एक मेरे मित्र जो कि उज्जवल भड़ाना, वो उस समय मेरे घर के पास ही रहते थे, तो हमने सोचा कि कविताओं का एक पेज बन जाएगा तो हम लोग उस पर कविताएं डाला करेंगे अपनी, क्योंकि वो भी लिखते थे और मैं भी लिखता था। तो हमने पेज बनाया और धीरे धीरे उस पर अपनी कविताएं हर रात को, मतलब एक दिन छोड़ के, क्योंकि हमारे पास इस समय इतनी कविताएं नहीं हुआ करती थी, कुछ टू लाइनर्स लिख लेते थे। उस समय मैं एक पेज से बहुत ज़्यादा प्रेरित था जिसका नाम है हिंदी कविता। पेज अभी भी है जी। और ख़ासतौर से यूट्यूब पे बहुत फेमस है वो। यूट्यूब पे बहुत सारे कलाकारों ने उसके लिए कविताएं पढ़ी हैं। तो उस पेज पर मैं लगातार पढ़ता रहता था, उस समय मेरा फेवरेट पेज हुआ करता था वो। जी। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो धीरे धीरे जब हम लोग अपनी कविताएं डालने लगे तो कुछ लोगों की कविताएं फिर हमें इनबॉक्स में आने लगी। तो फिर हमने उनको भी छापना स्टार्ट कर दिया। जब उनको छापना शुरू किया तो फिर उनके दोस्त के, मतलब जैसे कि दोस्त के दोस्त, क्योंकि जब शेयर करते हैं तो सबके पास पहुंचती है कविता, तो पेज सबके पास पहुंचने लगा। पेज जब पहुंचने लगा तो फिर वहाँ से भी लोग आने लगे। तो फिर जो हमारे पास क्या था कि कविताओं का जो कमी पड़ जाती थी डालने के लिए, फिर हमारे पास मतलब 1 साल 1.5 साल बाद ऐसा हो गया कि हमारे पास कभी कमी ही नहीं हुई। फिर इतना कंटेंट आने लगा, हर रोज़ मतलब 40-50 कविताएँ हमारे पास आती थी। और फिर मैं उनको पढ़ता था, एडिट करता था, लगाता था। कुछ कविताएं जो पसंद आती थी, तो वहाँ से यहाँ तक हम इन चरणों में पहुँचे हैं कि जो अच्छा, ये जो शुरुआत हुई। हिंदीनामा नाम का चुनाव हुआ जी। ये कैसे हुआ? ये रोचक नाम है ये। ये कई बार अगर मैं बताऊं तो कुछ जैसे नामा जब आप लगाते हैं किसी चीज़ में, तो वो किसी चीज़ की कहानी होती है, मतलब है ना। जैसे मतलब अगर मैं कैमरा पे बोलूँ तो अकबरनामा या बाबरनामा से ये नाम प्रेरित है, क्योंकि वो दोनों उनकी ही कहानियाँ हैं। ठीक है, उन्होंने लिखी होगी या जिसने भी लिखी मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनकी कहानी है। फिर मैंने एक पेज देखा था किताबनामा, मेरे एक दोस्त हैं संजय सेफर्ड, उनका हुआ करता था वो। जी। तो मुझे लगा कि हिंदी का नाम क्या होना चाहिए, मतलब हिंदी की कहानी कौन गाएगा, तो फिर मैंने हिंदी नामा इसलिए रखा। हाँ। अभी कितने पाठक है हिंदीनामा प्लेटफॉर्म पे? हिंदी नामा पे 2.5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं जी। और 2 लाख से ज़्यादा फेसबुक पे और 1.5 लाख से ज़्यादा अभी ट्विटर पे लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हम लोग अभी ग्रो करने के, मतलब हम लोग अभी उस पर एक्टिव ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी अब धीरे धीरे रन कर रहे हैं। अंकुर जी, आप हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, तो हिंदी साहित्य का भविष्य आपके दृष्टिकोण से क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, भविष्य तो उज्जवल है ही, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं आने लगी हैं। अभी तो बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जो कि पढ़ने में बहुत रोचक लगता है। और मैं ख़ास तौर से जिस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ तो उसमें मेरे को देखने में ये आता है कि बहुत ख़ास तौर से मैं सिर्फ हिंदी साहित्य की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे पूरा जो भारतीय साहित्य है उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि साहित्य तो साहित्य हो, चाहे हिंदी में हो चाहे किसी भाषा में। क्योंकि हम लोग तो कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी हिंदी जो अनुवाद होता है उसका, वो हम लगाते रहते हैं पेज पे। तो मैं साहित्य के विषय में अगर बात करूँ तो हमारा भारतीय साहित्य बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, रिच है, मतलब कल्चरली भी रिच है। तो उस साहित्य को अगर मैं देखता हूँ, मैंने कई बार क्या हुआ कि तमिल और मलयाली कहानियाँ भी बहुत सारी पढ़ी हैं। अच्छा। और अनुवाद में, और इसके अलावा बांग्ला मुझे सबसे पसंद है, बांग्ला साहित्य। उसमें सत्यजीत रे की कहानियाँ हैं, या फिर शरदेंदु बंदोपाध्याय को मैंने पढ़ा है, और शरत चंद्र को, या फिर टैगोर, वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो कहानियाँ हैं, इनके अलावा जब अभी जो नए लोग भी लिख रहे हैं वहाँ के, जी, जो हिंदी पट्टी से बाहर के भी लोग हैं, अच्छा, मुझे लगता है कि सब लोग बहुत कमाल का लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं।
बिल्कुल। और जब इस तरह का लिखा जाएगा तो सब लोग पढ़ भी रहे हैं उसको। अब क्या हुआ है कि पिछले जब कुछ साल में जब से इंटरनेट आया और हम लोग जिस तरह के हमारा पेज है या फिर और भी कई सारे पेज हैं बड़े बड़े, जिसमें हिंदी पंक्तियाँ है, कविशाला है, कविताएँ हैं, या फिर और भी कोई पेज, जितने भी पेज हैं, पोसंपा है, परिचय भाषा है, जितने भी पेज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं कि लोगों को अपना पाठक बना रहे हैं, हिंदी का पाठक बना रहे हैं। जी। हमारा क्या काम है कि हम लोग सिर्फ उसको एक छोटा सा चंक दे देंगे या फिर एक छोटी कविता का कवितांश दे देंगे। जी। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को हिट कर रहा है, अगर वो उसको अच्छा लग रहा है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास मैसेज भी आते हैं कि मैंने आपकी वजह से किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, काफ़ी सुंदर। तो ये जो बात है मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है कि अगर हम किसी 2-4 व्यक्तियों तक भी अगर मतलब अगर वो उस इंटरनेट पे पढ़ रहा था सिर्फ, तो अगर हम उसको किताबों तक पहुंचा पा रहे हैं तो ये हमारी एक तरीके से जीत है, उपलब्धि है। तो वही है कि लोग पहुंच रहे हैं और लगातार अभी अमेज़ॉन में अगर हम देखते हैं कुछ डाटा जो हमने रिसर्च करके बनाया था, उसमें क्या है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कई सालों में किताबों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक किताबें जाएँ, किताबें पहुँचें। जी, बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदी साहित्य को, हिंदी को व्यापार की भाषा बनाने की बात करते हैं। जब मैं आपको पढ़ रहा था तो आप बोलते हैं कि इससे व्यापार की भाषा बननी चाहिए, ये क्या है? व्यापार की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है कि अभी सारी चीज़ें जो हो रही हैं भारत में या भारत के बाहर किसी भी देश में हो रही हैं, कम से कम भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी बहुत सारा काम अंग्रेज़ी में हो रहा है। जी। और क्योंकि अंग्रेज़ी विश्व की भाषा है और सबको समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे जगहों पे आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं, हिंदी से काम लिया जा सकता है। और जब हिंदी हर जगह आएगी, हर जगह बोली जाएगी, हर जगह लिखी जाएगी, तो बहुत, देखो मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे अभी व्यापार की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं बिल्कुल। जिन पे आप कहानियाँ सुन सकते हैं, जी। उपन्यास तक भी सुन सकते हैं। इतनी वो FM और उनका भी आ गया है। बहुत सारे, अमेजॉन ऑडिबल है, कुकू FM है या पॉकेट FM है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जो कहानियाँ पढ़ या सुन रहे हैं आप, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। जी। ठीक है, तो वो जो लिख के दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो उस व्यापार में शामिल हो गए हैं वो लोग। पहले क्या होता था, सिर्फ किताबें छपती थी, वो बिकती थी कि नहीं बिकती थी किसी को नहीं पता था। जी। लेकिन अभी एक बहुत अच्छा पैसा और सुलभ। हाँ, अर्थ, मतलब जिसको आप बोलेंगे कि पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है उन राइटर्स को जो लोग लिख रहे हैं। तो ये भी एक तरीक़े से हिंदी का व्यापारीकरण हुआ है इस क्षेत्र में आने के बाद। तो जितना वीडियो, ऑडियो, विजुअल्स पे काम किया जाएगा उतना ही व्यापारीकरण होगा। ये तो है जी। अब बात करें तो आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इसके जो प्रेरणा है आपके लिए, कौन है प्रेरणा? तो सबसे पसंदीदा लेखक मेरे हैं उदय प्रकाश। उनको पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। इसके अलावा अभी मैं हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले मैंने राग दरबारी पढ़ी थी फिर से। अच्छा। तो राग दरबारी जब मैं पहले पढ़ने की कोशिश करता था मुझे बड़ी मोटी किताब लगती थी, मैं उसको रख देता था साइड में। लेकिन इस बार मैंने पढ़ा उसको पूरा, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने उससे निकाला कि एक किसी सीन को आप किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं। पहले मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाता था कुछ सीन को, जब मैं कहानियाँ लिखता था। तो मैंने वो सीखा वहाँ से कि आप कैसे एक सीन को, तो वही है कि आप ये समझ सकते हैं कि राग दरबारी ने मुझे प्रेरणा दी है इस बात की कि मैं कैसे एक सीन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो उदय प्रकाश हैं, राग दरबारी हो गई, मतलब श्रीलाल शुक्ल की बजाय मैं राग दरबारी कहना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि वो किताब मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक बन चुकी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि और भी कुछ लोग हैं जीवन में, तो यही है कि बहुत सारे लोग प्रेरणा बनते हैं, कुछ किताबें प्रेरणा बन जाती हैं। बिल्कुल। और कुछ पेज जैसे हिंदी कविता वो प्रेरणा बन जाते हैं। अभी तक आपका जो जीवन का सफ़र रहा है, आप किताबों, लेखक, जो भी प्रेरणा रही आपके, जो भी लेखक रहे, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान किन का रहा अभी तक? फिर मैं अगर इस पे स्पष्ट बात, मैं परिवार की या किसी और व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। परिवार की बात। जी जी। परिवार में तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई सपोर्टिव नहीं है। अच्छा। अब मतलब कोई सपोर्टिव नहीं था, अभी तक तो नहीं था कोई भी। और सपोर्ट अगर वैसे देखूँ मैं, क्योंकि देखिए हाँ, मैं जैसे देखो तो जो मेरी मम्मी हैं वो अब सपोर्टिव होने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ये कुछ तो कर रहा है ऐसा कि बाहर जा रहा है या फिर कहीं पे इसको बुलाया जा रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा कुछ। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, जैसे कि मैं जोश टॉक में जब बोलने गया था तो तब भी मम्मी को बहुत अच्छा लगा था। फिर कुछ कार्यक्रमों में जब भी जाता हूँ तो मम्मी को मैं बता के जाता हूँ। और मेरा घर वैसे दिल्ली में ही है लेकिन मैं अलग रहता हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए कि मम्मी मुझे यहाँ रहने। अच्छा, आपका घर दिल्ली में? मेरा घर दिल्ली में ही है। अच्छा।
मैं दिल्ली का ही रहने मतलब दिल्ली में रहता हूँ। वैसे बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा घर दिल्ली में है। 2003 में जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग शिफ्ट हो गए थे, तो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन मैं यहाँ अलग इसलिए रहता हूँ ताकि अपना क्रिएटिव काम कर सकूँ। जी बिल्कुल। तो अब ये इसको सपोर्ट ही कह सकते हैं हम कि बिल्कुल। सपोर्ट करती हैं, इसके लिए यहाँ रहने देती हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था 2018 में, आपने 31 दिसंबर 2018 को एक नौकरी छोड़ा था आपने, तो वो मेरे ख्याल से आपने आप वहाँ पे बोल रहे थे कि ये मेरे लिए हिंदी नामा की एक नई युग की शुरुआत हो रही है। हाँ, आपका जब वहाँ पे ट्रांसफ़र लेटर आता है तो वहाँ ये बोला जाता है कि फ़ोन नहीं यूज कर सकते हैं, तो क्या था प्रश्न? मैं एक्चुअली में काम कर रहा था 2018 में जी PNB है एक, उसमें हेडक्वार्टर में एक जगह काम करता था मैं। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मैं एक्चुअली में उनके साथ काम कर रहा था, जो कि क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो हम लोग इंजीनियर्स के साथ काम करते थे और मैं एक तरीके से वहाँ पे ट्रेनी था। लेकिन मैं फिर कहीं ना कहीं बाद में बन जाता कुछ और, मतलब कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी पूर्णतः बन जाता। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वहाँ पे जब बाद में पता लगा कि मुझे कि एक दूसरी जगह पे मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और वहाँ फ़ोन चलाना अलाउ, फ़ोन वहाँ पर बाहर अलग। और आपका हिंदी नामा फ़ोन से ही क्योंकि मैं हिंदी नामा को हमेशा फ़ोन से उस समय चलाता था। आज भी मैं फ़ोन से ही ज़्यादातर चीज़ें करता हूँ। मतलब मुझे लैपटॉप की आदत बहुत कम है, लैपटॉप से बहुत कुछ कम चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन फ़ोन मेरे हाथ में रहता है हमेशा। तो वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो उस समय क्या था कि मुझे ये पहले ही पता चल चुकी थी बात, और बुक फेयर 2019 का आने वाला था, वर्ल्ड बुक फेयर इस पुस्तक मेला, तो वो भी आने वाला था। और मैंने कुछ राजकमल प्रकाशन या हिंदू प्रकाशन के वॉलंटियरिंग के वो देखे थे मैंने कि वॉलंटियर की आवश्यकता है, तो मैंने वहाँ पे वॉलंटियरिंग के लिए अप्लाई किया और 31 दिसंबर को जॉब को टाटा बोला। और 1 जनवरी 2019 से हिंदी नामा का एक नया इतिहास शुरू। हाँ, उसके बाद वो जब से मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं किया जी। और मुझे लगता है कि अब मुझे स्वतंत्रता जो है इस तरह की वो बहुत प्यारी हो गई है, और वो मतलब अब मैं बिना उसके नहीं रह सकता अपनी स्वतंत्रता। आगे जॉब में जाने का प्लान कुछ है? जॉब में कोई जाने का प्लान नहीं है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग करने के बाद फिर कभी के ये लेखन के क्षेत्र में आ गए, ऐसा क्या हुआ था? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बचपन से मेरी कहानी सुनाई, जी तो उसमें क्या है कि कहानियाँ और कविताएं साथ रही हमेशा। कविताएं तो बल्कि बाद में जोड़ी, लेकिन कहानियाँ हमेशा साथ रहीं। और जब कहानियाँ साथ रहीं तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे असर करती हैं। मैं इंजीनियरिंग में जाके भी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, अच्छा, मतलब कर रहा था वो बेमन से, आप समझ लीजिए, लेकिन मेरा वो औपचारिक कविताएं हैं, उससे रिलेटेड औपचारिकता के तौर पे मैं एक निभाया था। और एक बार मुझे ख्याल आने लगा था कि क्या ये छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे, उस समय कोई लॉजिक नहीं था छोड़ने का, क्योंकि मुझे करना था मास्टर्स हिंदी में। अच्छा, तो मास्टर्स अगर करना था तो मैंने सोचा कि बीटेक कर लेते हैं, तो एक डिग्री हो जाएगी, डिग्री के आप उस पर बैचलर डिग्री होती तो तभी आप मास्टर में जा सकते हैं। तो मैंने हिंदी से MA करने के लिए बैचलर डिग्री अपनी बीटेक की कंप्लीट कर ली। तो अभी मैं मास्टर्स भी कर चुका हूँ हिंदी से, और अब PhD देखते हैं कब। बिल्कुल। जब भी आप कुछ लिखते हैं या लिख रहे हैं तो उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा तो मतलब जैसे प्रेरणा सब तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, प्रेरणा तो नहीं आती है, लेकिन एक चीज़ है जो लिखने के लिए आपको उतावला कर करती देती हूँ। है। जी, अब मैं वही कहना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं आजकल एक कहानी संग्रह पे काम कर रहा हूँ, जो शायद अगले साल के शुरुआत तक आ जाएगा या फिर इस साल के अंत तक भी शायद आ जाए। तो जब कहानियाँ लिखने बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास ये मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं, उनके जीवन की क्या कहानियाँ हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी मेरी ही कहानियाँ हों। बिल्कुल। अभी हमारे साथ आदर्श जी बैठे हैं उधर सोफे पे, तो एक कहानी तो उनकी भी उन्होंने सुनाई थी, तो मैंने उसको जो कुछ लिखने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि वो पूरी हो जाए। तो वही है कि हमारे जीवन से भी जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जी, मान लीजिए कि आप मुझे कोई कहानी बताएं अपनी, और आप शायद उसको उतने अच्छे से ना लिख पाएँ, लेकिन शायद मैं लिख दूँ उसको। हाँ। तो वही है कि बहुत सारे आसपास के लोगों की कहानियाँ हैं, मेरे जीवन से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ हैं, मेरी खुद की कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनकी कहानियाँ हैं। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं वही मैं लिखता हूँ। आप कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, अन्य क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, तो आपका सबसे पसंदीदा काम क्या है? मेरा सबसे पसंदीदा काम है मतलब अगर मैं कहूँ तो एक तो बहुत अच्छी किताबों को पढ़ना, मतलब जो मेरी चेकलिस्ट में शामिल है। इसके अलावा मुझे कविताएं लिखना सबसे पसंद है। अच्छा, कविताएं। मतलब कविताएं अगर मैं बहुत अच्छी कविता लिख लेता हूँ, या मतलब 2 पंक्तियाँ भी अगर अच्छी लिख लेता हूँ, जैसे कि इस किताब के पीछे एक पंक्ति लिखी हुई है,
गलत पतों और गलत बसों ने मुझे आजीवन यात्री बनाए रखा। भूमिका में तो जिस दिन मैंने वो कविता की पंक्ति लिखी थी, और कविता तो बाद में लिखी मैंने, सिर्फ वो पंक्ति मेरे दिमाग में आई थी, उस पंक्ति को एडजस्ट करने के लिए कहीं पे वो कविता लिखी गई है। तो कुछ पंक्तियाँ ऐसी आप कभी कभार लिख देते हैं जिनको लिख के लगता है कि ये आपने कुछ अच्छा काम किया। तो जब उस तरह का कुछ लिख देता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि ठीक है, ये अच्छा काम कर लिया आज। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बात करें तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपने जो अभी तक किताबें, हम जब आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो आप बताते कि 45 या 50 हज़ार आप कविताएं पढ़ चुके हैं। जी। जाहिर सी बात है कि आपने किताबें भी बहुत पढ़ी होगी, तो 4-5 किताबें बताइए जो सबको पढ़ना चाहिए। और एक तो मैं उदय जी की किताबें बताता हूँ। एक तो आप मोहनदास पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी मोहनदास। किताब है। एक उनका ही कहानी संग्रह है तिरिच, जी, तिरिच कहानी संग्रह। तिरिच, हाँ। अच्छा। इसके अलावा एक आप पढ़ सकते हैं, एक कन्नड़ किताब है जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, जिसका नाम है संस्कार। संस्कार कन्नड़ किताब का हिंदी अनुवाद। हाँ, इसको UR अनंत मूर्ति ने लिखा है। अच्छा इसके अलावा आप कुछ किताबें जैसे कि आप देवदास पढ़ सकते हैं, अगर जी। देवदास जो अनुवाद वाली किताब है। इसके अलावा एक किताब और है राग दरबारी, आप पढ़ सकते हैं। जी, तो ये सब किताबें हैं जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। बार बार पढ़ना लोग चाहिए। भी पढ़ना चाहिए, इन लोगों को भी पढ़ना चाहिए। एक किताब कुछ एक जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक किताब है जूठन, जूठन के पार्ट 2 हैं, जूठन 1 जूठन 2 वो। इसके अलावा एक मणिकर्णिका किताब है। जी, तो ये सब जो हैं, ये दोनों आत्मकथाएं हैं जो मैंने बाद में बताई। तो ये सब किताबें पढ़नी चाहिए लोगों को। बहुत ही सुंदर किताबें, बहुत कमाल की किताबें हैं, बहुत सिखाती हैं, बताती हैं उनके बारे में। बिल्कुल। जी। अभी हम अपने आसपास देखते हैं तो युवा लेखक आजकल निकल रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ा है कि लिखने की स्वतंत्र है, फेसबुक इंस्टाग्राम वो लिखते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी कोई लिख रहा है, वैसे संदेश तो क्या ही मैं दूंगा, तो लेकिन कुछ सीख सके, आप उनसे बड़े हैं तो कुछ बताइए। ये है कि अगर कोई भी लिख रहा है तो बस लिखने के साथ साथ वो लेखन तो करते रहें, लेकिन साथ साथ में कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते रहें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको भाषा को बरतने का तरीका नहीं आएगा कि आप भाषा को कैसे बरतें हैं चीज़ों में, कविताओं में या कहानियों में। तो जो भाषा बरतने का तरीका है उसके लिए आप सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपके लिए कि आप पढ़ते रहें लगातार, और ख़ासतौर से कुछ ऐसे क्लासिक्स को पढ़ें। क्लासिक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्लासिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पे किस तरीके से लिखना है। मतलब एक बार क्या होता है कि जैसे आपको ये नहीं पता कि जैसे सूर्य और चंद्रमा ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जी जी। लेकिन अगर आप सूरज और चंद्रमा बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब अच्छा, इसका सही उच्चारण क्या होगा? जैसे आप सूर्य चंद्रमा बोलेंगे ना, जी। सूर्य और चंद्रमा या भानु शशि, आप भानु और चांद नहीं बोल सकते, वो अच्छा। गलत है। मतलब साइंस में साइंस गलत बनाता है, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसी से मिलता जुलता आप शब्द यूज़ करेंगे हमेशा जिस तरीके से। तो वो भाषा को बरतने का जो तरीका है वो वहीं पे आपको पता लगेगा जब आप पढ़ेंगे। जी। अभी फिलहाल में क ख ग प्रोडक्शन हाउस, जी। ये क्या है, ये जरा सा बताइए। दरअसल जब हम लोग पिछले साल तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में सक्रिय थे, तो हमने सोचा कि अब हम ऑडियो विजुअल्स में जाना चाहते हैं, और ऑडियो विजुअल्स में जाने के लिए हमको कुछ ऐसा बनाना चाहिए, जैसे शॉर्ट फिल्म में बना सकते हैं या फिर कुछ और वीडियो टाइप कुछ भी। तो हमने सोचा कि एक प्रोडक्शन हाउस खोला जाए अब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए साथ में, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पहले हमने हालांकि एक स्केच बनाया था जो 7-8 मिनट के, जिस तरह के TVF हमने काफ़ी सारे बनाए होंगे, देखे हैं आप, देखे होंगे आपने, शुरुआती स्तर में बनाते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। फिर हमने सोचा कि हम गाने बना सकते हैं, और गाने के लिए हमारे पास लिरिक्स राइटर्स भी हैं, कंपोजर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर जी, सब लोग हैं हमारे पास। तो हमने सोचा कि हम गाने बनाते हैं, और वीडियो वाले लोग भी हमारे पास। अच्छा, यूट्यूब पे है? जी, यूट्यूब पे। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल का काका प्रोडक्शंस। क ख ग प्रोडक्शन। अच्छा जी। जी। तो उसमें सबसे पहले मैंने एक 2015 में गाना लिखा था, जीने दो, तो वही सबसे पहले हमने लॉन्च किया अभी 28 अगस्त को, और अभी चल रहा है धीरे धीरे अपनी गति से। हिंदी नामा पहले ही तहलका मचा चुका है, अब क ख ग की अब बड़ी। काफ़ा से देखते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं बहुत ही जल्दी आगे होगी। जी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त होती है, फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी नए किताब और किसी नए लेखक के साथ। धन्यवाद।